बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल रियाज और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग भी अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू कल जो हमारा पिछली नशिस्त में हमने बात की थी निकाह की बाबत, निकाह के इक़साम की बाबत, और जो पहली किस्म है वैलिड निकाह उसकी हमने डेफिनेशन और उसके इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल्स के बारे में हमने बात की थी। आज हमारा टॉपिक होगा इर्रेगुलर मैरिज। इर्रेगुलर मैरिज क्या है और वो कौन से हालात हैं जिन हालात में एक इर्रेगुलर मैरिज को कन्वर्ट किया जा सकता है एक वैलिड मैरिज में। ऐसा निकाह जो कि एक इत्तफाकी हालात के पेश नज़र फासद तस्वर किया जाता है, अगर उन हालात को ख़त्म कर दिया जाए या तब्दील कर दिया जाए तो एक फासद निकाह जायज़ निकाह में जो तब्दील हो सकता है। ऐसी सबसे पहली जो किस्म है एक इर्रेगुलर मैरिज की, वो है जिसमें निकाह के वक्त गवाहान की मौजूदगी साबित ना होती हो। गवाहान के बगैर अगर कोई निकाह होता है तो वो एक इर्रेगुलर मैरिज तस्वर की जाएगी। दूसरी किस्म ऐसी है इसमें कि मैरिज विद फिफ्थ वाइफ अगर होती है कि एक हस्बैंड जो है 4 बीवियों की मौजूदगी में 5वीं शादी कर लेता है तो वो 5वां निकाह फासिद समझा जाएगा, इर्रेगुलर रहेगा तब तक जब तक कि वो अपनी पहली 4 बीवियों में से किसी एक को डाइवोर्स नहीं कर देता। जो ही वो डाइवोर्स कर देगा तो इसका ये 5वां निकाह जो है वो एक वैलिड मैरिज डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद मैरिज थ्रू अनलॉफुल कंजंक्शन है कि ऐसा निकाह जो कि अपनी मौजूदा बीवी की बहन के साथ कर लिया जाए और वो इर्रेगुलर मैरिज कहलाएगा तब तक कि अगर वो खावंद अपनी पहली बीवी जो कि अपनी इस बीवी की बहन है उस बीवी को तलाक दे दे तो ये निकाह ऑटोमेटिकली वैलिड तस्वर होगा। इसके बाद दौरान इद्दत अगर कोई बंदा निकाह कर लेता है किसी औरत के साथ तो वो निकाह जो है वो मैरिज इर्रेगुलर मैरिज समझी जाएगी तब तक कि जब तक कि उसकी इद्दत का दौरानिया ख़त्म नहीं हो जाता। ऐसा निकाह जो कि किसी बुत परस्त के साथ या किसी आतिश परस्त के साथ कर लिया जाए, अगर इन केस मर्द एक औरत जो कि आतिश परस्त है या बुत परस्त है उसके साथ निकाह कर लेता है तो वो इर्रेगुलर तस्वर होगा तब तक कि वो औरत इस्लाम कबूल नहीं कर लेती। और इसी तरह अगर एक मुसलमान औरत एक बुत परस्त मर्द या बुत परस्त आतिश परस्त मर्द के साथ निकाह कर लेती है तो वो निकाह भी इर्रेगुलर निकाह होगा तब तक कि वो मर्द जब तक जो है इस्लाम कबूल नहीं कर लेता। इसके बाद इफेक्ट्स की बात करते हैं कि इर्रेगुलर मैरिज के इफेक्ट्स क्या होते हैं। आफ्टर मुबाशरत कंजम्पशन और बिफोर कंजम्पशन हम 1 by 1 बात करेंगे कि बिफोर कंजम्पशन कोई इफेक्ट नहीं है इर्रेगुलर मैरिज का, और आफ्टर कंजम्पशन जो मुबाशरत है उसके बाद जो इफेक्ट्स हैं वो 1 by 1 हम जिक्र कर लेते हैं। वो ये है कि डावर की हद तक जहाँ बात है तो अगर इर्रेगुलर मैरिज कंडक्ट हुई है और इन केस डाइवोर्स होती है या कि खावन जो है वो फोत हो जाता है तो बीवी जो है वो डावर की मुकम्मल हकदार होगी। उसके बाद दूसरी किस्म है कि इनहेरिटेंट जो राइट है वो रेज होता है कि नहीं होता औरत के हक में या मर्द के हक में, तो इनहेरिटेड जो राइट है वो इर्रेगुलर मैरिज के केस में जो है वो नहीं इन्वोक होता। उसके बाद इद्दत पीरियड की बात करते हैं। इद्दत पीरियड अगर खावंद की डेथ हो जाती है या तलाक होती है इर्रेगुलर मैरिज केस में तो बीवी को जो है वो 3 जो कंसेक्यूटिव मेंसेस पीरियड हैं वो इद्दत पीरियड जो है वो ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, और चाहे खावंद की वफात हो गई हो या वो उसने तलाक दे दी हो, दोनों सूरत हाल में उसको मुकम्मल 3 माहवारी जो दौरानिया है मेंसेस का उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगी इद्दत के लिए। उसके बाद बच्चों की बात करते हैं कि अगर एक इर्रेगुलर मैरिज से इशू बोर्न हो जाता है, मतलब एक बच्चा दुनिया में आ जाता है, तो वो लेजिटिमेसी की बात करेंगे कि वो जायज़ होगा, बिल्कुल वो जायज़ होगा और उसको
جو آخری ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے جو انہیریٹڈ رائٹس ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں یا کہ نہیں ہوتے، تو اس کے رائٹس مکمل طور پر کریٹ ہوں گے. وہ والد کی طرف سے بھی جو وراثت کا حقدار ہوگا اور والدہ کی طرف سے بھی حقدار ہوگا. آج ہماری جو نشست میں ہم نے ارریگولر میرج کے بابت مکمل طور پر بات کی کہ ارریگولر میرج کیا ہے، اس کے بعد وہ کون کون سے حالات ہیں جب ایک ارریگولر میرج جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ایک ویلڈ میرج میں ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد ایفیکٹس کی ہم نے بات کی کہ اگر مباشرت سے پہلے ایک ارریگولر میرج کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اور مباشرت کے بعد ایک ارریگولر میرج کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک آپ کا ہو، میرا ہم ناصر ہو.